राजा वीरेंद्र सिंह के भव्य दरबार में राजा एक ऊंचे सोने और हीरों से जड़े सिंहासन पर विराजमान है। दरबार में सन्नाटा और दरबारियों में खौफ है। महामंत्री, क्या इस पूरे राज्य में या पड़ोसी राज्यों में कोई ऐसा माई का लाल नहीं बचा जो राजा वीरेंद्र सिंह की बुद्धि को चुनौती दे सके? क्या सबके सब मूर्ख हैं? महाराज की जय हो। आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सूर्य का तेज भी फीका है। भला आपको कौन अपनी बातों में फंसा सकता है? तो फिर मुनादी करवा दो, पूरे आर्यावर्त में ढिंडोरा पीट दो कि जो कोई भी इंसान इस दरबार में आकर केवल अपनी बातों से मुझे मूर्ख बना दे या मुझसे ये कहलवा दे कि मैं हार गया, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जो असफल हुआ उसे आजीवन मेरी सबसे अंधेरी काल कोठरी में सड़ना होगा। धनपत राय की हवेली का बगीचा। गौरी और माधव आमने सामने खड़े हैं। गौरी की आंखों में चिंता है। माधव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे राजा का आधा राज्य नहीं चाहिए। पिताजी को तुम्हारी गरीबी से कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। सेठ धनपत राय इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं। मैं एक गरीब विद्वान हूँ। मैं तुम्हारे पिता के सामने सिर झुकाकर खड़ा नहीं होना चाहता। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि किसी राज्य से कम नहीं। मैं वो आधी रियासत जीतकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन माधव, राजा बहुत क्रूर है। जो भी वहाँ गया है कभी लौटकर नहीं आया। मुझे डर लग रहा है। प्रेम अगर सच्चा हो तो हर डर जीत लिया जाता है गौरी। तुम बस मेरे लौटने का इंतजार करना। राजा के दरबार में माधव राजा के सामने खड़ा है। एक और जवान खून। लगता है जवानी में मौत का शौक चढ़ा है तुझे। बता, क्या बात लेकर आया है? महाराज, मैं आपको एक ऐसी पहेली सुनाने आया हूं जिसका जवाब न तो हाँ हो सकता है और ना ही ना। यदि आप जवाब न दे पाए तो आप मूर्ख साबित होंगे। पूछो अपनी पहेली बच्चे। महाराज, मान लीजिए आपने मुझे फांसी की सजा सुनाई। आपने कहा कि मेरी आखिरी बात तय करेगी कि मैं कैसे मरूंगा। यदि मैं सच बोलूं तो आप मुझे तलवार से काटेंगे और यदि मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे फांसी पर लटकाएंगे। अब महाराज, मैं कहता हूं, आप मुझे फांसी पर लटकाएंगे। अब बताइए, आप मुझे कैसे मारेंगे? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महामंत्री हैरान रह जाते हैं। यदि राजा उसे फांसी पर लटकाता है तो माधव की बात सच हो जाएगी और सच बोलने पर तलवार से काटना था। यदि राजा तलवार से काटता है तो बात झूठ हो जाएगी और झूठ बोलने पर फांसी देनी थी। अद्भुत! इस लड़के ने तो महाराज को शब्दों के जाल में फंसा लिया। अरे ओ किताबी कीड़े, तूने नियम पढ़े हैं लेकिन ताकत नहीं देखी। मैं राजा हूं, मुझे न्याय की किताबों में नहीं बांधा जा सकता। सैनिकों, इस लड़के को ना तलवार से काटो ना फांसी दो। इसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो जहां ये भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरे। मैंने पहेली का नियम ही तोड़ दिया। मैं क्यों हार मानूं? ये धोखा है महाराज। आपने बुद्धि का जवाब सत्ता के अहंकार से दिया है। ये न्याय नहीं है। अहंकार ही राजा का आभूषण है। ले जाओ इसे। सैनिक माधव को ले जाते हैं। धनपत राय की हवेली। रात का समय है। गौरी फूट फूट कर रो रही है और अपने पिता धनपत राय के सामने बैठी है। पिताजी, उन्होंने माधव को बंदी बना लिया। वो भूखा प्यासा उस अंधेरी कोठरी में मर जाएगा। मेरी दुनिया उजड़ गई। पिताजी, कुछ कीजिए। शांत हो जा मेरी बच्ची। माधव ने राजा को किताबों से हराना चाहा था, लेकिन अहंकारी इंसान किताबों से नहीं, अपने ही अहंकार के बोझ से गिरता है। राजा वीरेंद्र को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना। कल ये बूढ़ा व्यापारी उस दरबार में जाएगा और बिना किसी छल के, बिना किसी पहेली के राजा को उसी के बिछाए जाल में ऐसा फंसाएगा कि वो खुद अपनी हार भी मानेगा और माधव को आजाद भी करेगा। पर कैसे पिताजी? राजा तो किसी नियम को नहीं मानता। जब सामने वाला नियम तोड़े तो उसके साथ वो खेल खेलो जिसका कोई नियम ही ना हो। कल देखना, राजा अपनी ही जुबान से अपना मुकुट मुझे सौंपेगा।
अगली सुबह राजा के दरबार में धनपत राय अपने साधारण व्यापारिक कपड़ों में दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी चाल में गजब का आत्मविश्वास है। सेठ धनपत राय, आप यहाँ? आप तो एक बुद्धिमान और इज्जतदार इंसान हैं। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डालने आ गए? अरे आने दो महामंत्री, लगता है सेठ जी का व्यापार घाटे में चल रहा है, इसलिए आधी रियासत का लालच इन्हें यहाँ ले आया है। कहो सेठ, क्या तुम भी मुझे मूर्ख बनाने आए हो? अरे नहीं नहीं महाराज, भला मेरी क्या औकात जो मैं आप जैसे प्रतापी, ज्ञानी और परम बुद्धिमान राजा को मूर्ख बना सकूं। सूरज को दीपक दिखाने की हिमाकत मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर यहां मरने क्यों आए हो? मैं तो बस आपके साथ एक छोटा सा दांव खेलने आया हूं महाराज। मैंने सुना है कि आप अपने सिंहासन और अपने वचनों के बहुत पक्के हैं। बिल्कुल, राजा वीरेंद्र सिंह जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, और मैं जिस सिंहासन पर बैठता हूं, साक्षात यमराज भी मुझे यहां से हिला नहीं सकते। बोल, क्या शर्त है तेरी? शर्त बहुत साधारण है महाराज, न कोई पहेली न कोई धोखा। मैं यहां नीचे खड़ा रहूंगा और आप वहां अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे रहेंगे। मैं आपसे केवल कुछ बातें करूंगा और मैं शर्त लगाता हूं कि मेरी बातों के प्रभाव से आप खुद ब खुद उस सिंहासन से उठेंगे, इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, मेरे पास आएंगे और अपने सिर का ये शाही मुकुट उतारकर मेरे हाथों में रख देंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। दरबारी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। फिर राजा जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। सेठ, क्या तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारी अक्ल भी घास चरने गई है? मैं उठकर नीचे आऊंगा और अपना मुकुट तुम्हें दूंगा, केवल तुम्हारी बातों से। जी महाराज, केवल मेरी बातों से। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सारी संपत्ति, मेरा व्यापार, मेरी हवेली, सब आपका, और मैं खुद उसी काल कोठरी में चला जाऊंगा जहां कल रात आपने उस निर्दोष लड़के माधव को डाला है। मंजूर है, मुझे तुम्हारी हवेली और संपत्ति देखकर बहुत खुशी होगी। चलो सेठ, शुरू करो अपनी बातों का जादू। देखता हूं तुम मुझे कैसे उठाते हो। दरबारी सांस रोककर देखने लगते हैं। धनपत राय अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर गहरी आवाज में बोलना शुरू करते हैं। महाराज, एक बार एक साधु ने मुझे बताया था कि जो राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दे सकता है वही असली राजा है। महाराज, मान लीजिए अभी इसी वक्त इस दरबार की छत गिर जाए और एक भारी पत्थर आपकी तरफ आए, तो क्या आप अपनी जान बचाने के लिए इस सिंहासन से नहीं उठेंगे? बिल्कुल नहीं उठूंगा। मेरे वफादार सैनिक तुरंत उस पत्थर को बीच में ही रोक लेंगे। मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा सेठ। वाह महाराज। अच्छा, मान लीजिए कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके सिंहासन के ठीक नीचे एक भयंकर विषैला सांप बैठा है जो बस अगले ही पल आपको डसने वाला है, तब तो आप घबराकर नीचे उतर ही आएंगे। अगर सांप है भी तो मुझे वो डस नहीं सकता, क्योंकि मेरे जूतों में लोहे की परत है। तुम्हारी ये बचकानी बातें मुझे यहां से नहीं हिला सकती सेठ, कुछ और सोचो। अच्छा, एक आखिरी प्रयास। महाराज, मान लीजिए अभी साक्षात स्वर्ग से भगवान इंद्र उतर आएं और वो आपसे कहें कि नीचे उतरकर उनका स्वागत करो, तो क्या आप अपना मुकुट उतारकर उन्हें नमन करने नीचे नहीं आएंगे? सेठ धनपत राय, मैं इस पृथ्वी का भगवान हूं। अगर इंद्र भी आएंगे तो वो मेरे सिंहासन के पास चल कर आएंगे। मैं राजा वीरेंद्र सिंह उनके लिए भी अपना मुकुट नहीं उतारूंगा और ना ही नीचे उतरूंगा। तुम मुझे किसी भी लालच, डर या धर्म के नाम पर नहीं हिला सकते। धनपत राय की चाल काम कर रही थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे थे जिनका राजा आसानी से इनकार कर सके, ताकि राजा का अहंकार और उसका अति आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाए। राजा अब जीत के नशे में चूर हो चुका था। धनपत राय अचानक अपने कंधे झुका लेते हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और हार के भाव आ जाते हैं। वे राजा के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। आप सच कहते हैं महाराज, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा। आपने तो देवता को भी झुका दिया। मैं तो एक मामूली इंसान हूं। मेरी बुद्धि, मेरी बातें सब आपके प्रताप के सामने हार गईं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका, लेकिन मैं आपको आपके सिंहासन से 1 इंच भी नहीं हिला सका।
देखा महामंत्री, देखा तुम सबने, इसे कहते हैं राजा वीरेंद्र की बुद्धि और उसका अटल निश्चय। एक व्यापारी चला था मुझे हराने। हाँ महाराज, आप महान हैं। महाराज, मैं शर्त हार गया हूं। आप मेरी सारी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। सैनिक बुला लीजिए, मैं काल कोठरी में जाने के लिए तैयार हूं। बस क्या सेठ, अब मरने से पहले क्या आखिरी इच्छा याद आ गई? क्या अपनी बेटी की याद आ रही है? महाराज, नहीं महाराज, बेटी की नहीं, मुझे तो बस अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैं यहां हार कर खड़ा हूं, लेकिन एक बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। कैसी बात? बेझिझक कहो। हारने वाले की बात सुनने में मुझे बड़ा आनंद आता है। महाराज, मैं आपको इस सिंहासन से नीचे उतारने में तो असफल रहा, लेकिन मैं अपनी उसी पूरी संपत्ति और अपनी जान की दोबारा कसम खाकर कहता हूं कि यदि भूमिकाएं उल्टी होती, यानी यदि मैं उस ऊंचे सिंहासन पर बैठा होता और आप एक मामूली कैदी की तरह यहां नीचे मेरी जगह खड़े होते, तो मैं केवल अपनी एक बात से, बिना किसी को छुए, आपको उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर देता। दरबार में अचानक एक भारी सन्नाटा पसर जाता है। राजा के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसका अहंकार तिलमिला उठता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मुझे सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर देते। जब तुम्हारी कोई बात मुझे नीचे नहीं ला सकी तो ऊपर कैसे बुला लेती? अब इस बात का क्या फायदा महाराज? मैं तो हार ही चुका हूं। मेरी हार का जश्न मनाइए। मैं बस यही सोच रहा था कि नीचे से ऊपर बुलाना बहुत आसान है, पर खैर छोड़िए। सैनिकों, चलो मुझे ले चलो। राजा का अहंकार अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि ये व्यापारी ये सोचकर जेल जाए कि वो राजा को हरा सकता था। राजा को हर हाल में ये साबित करना था कि व्यापारी हर स्थिति में गलत है। रुको, कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा। सेठ धनपत राय, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हार कर भी मेरी बुद्धि पर शक करे। तू सोचता है कि तू सिंहासन पर बैठकर मुझे ऊपर बुला लेगा, तो हो जाए फैसला। महाराज, शांत हो जाइए, इसकी बातों में मत आइए। खेल खत्म हो चुका है। चुप रहो महामंत्री, इस सेठ का घमंड पूरी तरह तोड़ना जरूरी है। सेठ, आकर बैठ मेरे सिंहासन पर। मैं तुझे चुनौती देता हूं। मैं नीचे खड़ा होता हूं, तू मुझे ऊपर चढ़ने पर मजबूर करके दिखा। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। धनपत राय के चेहरे पर एक अदृश्य विजयी मुस्कान तैर जाती है। राजा वीरेंद्र सिंह गुस्से में फनफनाते हुए अपने सिंहासन से खड़ा होता है। वो झटके से अपने सिर से अपना शाही मुकुट उतारता है। चूंकि वो सीढ़ियां उतर रहा था, इसलिए उसने मुकुट अपने हाथ में पकड़ लिया। राजा तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आता है, धनपत राय के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और अपना मुकुट धनपत राय के हाथों में थमा देता है ताकि वो आराम से खड़ा रह सके। लो, आ गया मैं नीचे। अब बैठ तू सिंहासन पर और बुला मुझे ऊपर। दिखा अपना जादू। दरबार में अब सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। धनपत राय अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। वे बस उस शाही मुकुट को अपने हाथों में बहुत सम्मान से पकड़ते हैं और एक बहुत ही शांत, गहरी और गरिमामयी मुस्कान के साथ राजा की ओर देखते हैं। मुझे आपको ऊपर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। क्या मतलब? तूने तो अभी कहा था। महाराज, कृपया मेरी पहली शर्त को याद करें। मैंने कहा था कि मैं केवल अपनी बातों के प्रभाव से आपको उस सिंहासन से उठने, इन सीढ़ियों से नीचे उतरने, मेरे पास आने और अपना मुकुट उतारकर मेरे हाथों में रखने पर मजबूर कर दूंगा। और महाराज, अपने अहंकार को साबित करने की होड़ में आपने अभी बिल्कुल वही किया है। मैं अपनी शर्त जीत गया हूं। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अचानक पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वो अपने खाली सिर को छूता है जहां मुकुट नहीं था। वो सिंहासन की सीढ़ियों को देखता है जिन्हें वो खुद उतर कर आया था। धनपत राय ने कोई जादू नहीं किया, कोई पहेली नहीं पूछी। उन्होंने सिर्फ राजा के सबसे बड़े दुश्मन, उसके अहंकार का इस्तेमाल किया था। अद्भुत, अविश्वसनीय। सेठ जी, आपने तो सचमुच बिना किसी छल के महाराज को हरा दिया। राजा के घुटने कांपने लगते हैं। वो धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है। उसका सारा घमंड एक झटके में चूर चूर हो गया था। पहली बार उसे अपनी बुद्धिमत्ता का असली आईना दिखा था।
तुमने मुझे फंसा लिया सेठ। मैं अपनी हार मानता हूँ। मेरे ही अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तुम्हारी सूझबूझ के सामने मेरा राजपाट कुछ भी नहीं है। शर्त के अनुसार आधा राज्य तुम्हारा हुआ। मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए महाराज। एक व्यापारी के लिए उसका सम्मान और उसके अपनों की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे केवल माधव और उन सभी निर्दोष लोगों की आजादी चाहिए जिन्हें आपने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए काल कोठरी में डाल रखा है। आज तुमने सिर्फ एक शर्त नहीं जीती सेठ, तुमने एक अंधे राजा को उसकी आंखें लौटाई हैं। माधव ही नहीं, आज से हर बेगुनाह आजाद है। कुछ ही देर में माधव को आजाद कर दरबार में लाया जाता है। माधव धनपत राय के पैर छूता है। धनपत राय मुस्कुराते हुए माधव को गले लगाते हैं। बेटा, किताबें हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन दुनिया के व्यवहार और इंसान के मनोविज्ञान को समझना ही असली बुद्धिमानी है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। माधव और गौरी का मिलन होता है। राजा अपनी प्रजा के प्रति विनम्र हो जाता है और धनपत राय की चतुराई के किस्से पूरे आर्यावर्त में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।